नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज तीसरे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में हो रहा है और इस थर्ड फेज में 40 सीटें हैं, 40 महत्वपूर्ण सीटें। और यहां से अब आज डिसाइड हो जाएगा कि आखिर सरकार जम्मू कश्मीर में किसकी बनने जा रही है। लाइनें लगी हुई हैं, यानी कतारों में मतदाता हैं जो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए कतार में खड़े हैं। और यहां से बहुत सारे जो अलग अलग दलों के नेता हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ के लिए धड़कनें बढ़ रही हैं, कुछ के लिए धड़कनें जो हैं वो धीमी गति से चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज़ के मतदान होने थे और 3 में से 2 फेज़ के मतदान हो गए, 18 तारीख को और 25 तारीख को। यानी 18 सितंबर और 25 सितंबर के बाद आज 1 अक्टूबर को आखिरी फेज़ के 40 सीटें जो हैं इनकी जम्मू कश्मीर की, उस पर टोटल 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। इन 90 सीटों पे मतदान, और पहले ये 86 ये सीटें जो होती थी वो कम होती थी, 83 होती थी, लेकिन वो 7 सीटें बढ़ा के 90 सीटें कर दी गई, जिसमें से 6 सीटें जम्मू रीजन में और 1 सीट कश्मीर की घाटी में बढ़ाई गई। लेकिन आज जब मतदान है और उसमें कितने लोग क्या कुछ कर रहे हैं, ये आप अपने इलेक्शन अपडेट जो हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे उस पर आपको दिख रहा है। अंतिम पेज में 39,18,000 मतदाता हैं, इससे ज़्यादा मतदाता हैं। कुल 5,060 मतदान केंद्र बने हुए हैं और इसके अलावा जम्मू की 24 सीटों पर और कश्मीर की 16 सीटों पे पोलिंग हो रही है। हमारे साथ इधर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र। समीर जी, आपका स्वागत करता हूं। उधर श्रीनगर, उधर गुलमर्ग से, और ज़रा नाम ठीक कीजिए हमारे साथियों का स्क्रीन पे। और सईद उबैद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सईद उबैद, आपका स्वागत करता हूं। और ज़रा एक छोटी सी रिपोर्ट, और सफ़ीक सुमली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सफ़ीक सुमली और सईद उबैद, आप दोनों का स्वागत करता हूं। इधर स्वागत करता हूं हमारे साथी समीर जी का। और सीधा आपको बता दूं कि 40 सीटों के लिए जम्मू में 11.5, सांबा में 13.3, कठुआ में 13.1, उधमपुर में 14.2, बारामूला में सबसे कम 8.9% और बांदीपुरा में 11.6, कुपवाड़ा में 11.3। बांदीपुरा में जुड़े हुए हैं हमारे साथी सफीक, और इधर गुलमर्ग से जुड़े हुए हैं हमारे साथी सईद। जरा सीधे सईद की एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस ब्रेकिंग में बहुत कुछ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जी, असेंबली इलेक्शन 2024 लगातार वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो शुमाली कश्मीर के अजलाओं में वोटिंग का सिलसिला 7 बजे से ही लगातार जारी है। और इस टाइम हम मौजूद है शुमाली कश्मीर जिले बारामूला के गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में, और ये दोईबान का इलाका है और दोईबान पोलिंग बूथ पे हम इस टाइम मौजूद है। और अभी तक अगर इस पोलिंग बूथ के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर अभी तक 94 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं, जिनमें से मर्दों की तादाद 71 है और जो महिलाएं हैं उन्होंने अभी तक 23 महिलाओं ने जो है अभी तक वोट जो है वो कास्ट किया है। अगर शुमाली कश्मीर बारामूला के गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो काफी दिलचस्प मुकाबला अब की बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पहले हम बताने की कोशिश करेंगे किन के बीच में मुकाबला होगा, कौन से कैंडिडेट जो है वो गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और उनमें से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो फारूक अहमद शाह साहब मैदान में है। उसके साथ साथ बात करेंगे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से शब्बीर अहमद मीर साहब मैदान में है। उसके साथ साथ बात करेंगे तो अपनी पार्टी से गुलाम हसन मीर साहब मैदान में है। और बड़ा मुकाबला अब की बार गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में देखने को मिलेगा। और बात करेंगे तो इस टाइम लगातार पोलिंग बूथ की तरफ लोग जो है वो रुख कर रहे हैं। और हमने देखा कि लगातार अभी तक अगर बात करेंगे तो ये 9 बजे का रिपोर्ट हमारे पास आ रहा है, जो हमने वहां पे रिकॉर्ड जाने की कोशिश की। और देख सकते हो आप, लगातार लोग आ रहे हैं, माँ बहनें आ रही हैं और लगातार वो अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। और चेहरों पे मुस्कुराहट है। जो भी यहाँ पे वोट डालने आता है वो यही कहता है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए वोट डाल रहे हैं, और सभी लोग यही कह रहे हैं कि हम अपने जो फ्यूचर है वो बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। अगर बात करेंगे तो हमने देखा लगातार लोगों की चेहरों पर मुस्कुराहट है, खुशी है, और खुशी से वो वोट डाल रहे हैं, क्योंकि काफी अरसे के बाद वादी कश्मीर में असेंबली इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं। और आप देख सकते हो कि 9 बजे तक लगातार जो हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है कि 94 वोटर्स अभी तक इस पोलिंग बूथ जो दोईबान 71 है, और यहाँ पे अभी तक 94 वोटर जो है वो कास्ट हुए हैं। और अगर बात करेंगे तो पुरअमन तरीके से यहाँ पे वोटिंग हो रही है और कोई नाखुशगवार वाकये के बगैर
आपने देखा होगा कि इससे पहले सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के एरियाज में वोटिंग हुई, अमन तौर पर हुई है। फिलहाल के तौर पर अगर टंगमर्ग गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पर भी उम्मीद किया जा सकता है कि यहाँ पर भी अब की बार वोटिंग की शरह अच्छी खासी देखने को मिले, ताकि यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम, बड़े लीडर्स के नाम आ रहे हैं और उसके साथ साथ आजाद उम्मीदवारों की तादाद भी बहुत, नए पार्टी जो है वो भी गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में अपने किस्मत जो है। तो गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में क्या कुछ चल रहा था और है, ये बता रहे थे सईद। सीधे सईद के पास ही आना चाहता हूं। सईद, जरा बताइए कि क्या चल रहा है, आप कहां पे हैं और वोटिंग परसेंटेज अभी तक टोटल देखा जाए तो 40 सीटों में 11.11 से ज़्यादा है थोड़ा सा। और यहाँ पर गुलमर्ग में जहाँ पर आप हैं, क्या वहाँ भीड़ है, लोग आ रहे हैं या लोगों में जो एक उत्साह होना चाहिए वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, क्या कुछ है वहां पे? बहुत बहुत शुक्रिया सर। असेंबली इलेक्शन 2024 आज तीसरा और आखिरी मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अगर बात करेंगे शुमाली कश्मीर के हवाले से तो हम शुमाली कश्मीर जिले बारामूला के गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में हम इस टाइम मौजूद है, और ये जो जिस पोलिंग बूथ पे हम इस टाइम मौजूद है ये 2/71 का पोलिंग बूथ है, जहां पर अभी तक 123 वोटर जो है वो यहाँ पे कास्ट हुए हैं, और जिनमें से मर्द हजरातों की जो तादाद है वो 90 है, और जो महिलाएं हैं उन्होंने अभी तक 33 वोटर जो है वो यहाँ पे कास्ट किया है। अगर गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो अब की बार भी यहाँ पे एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पीरजादा फारूक शाह साहब मैदान में है। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे सर तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से शब्बीर अहमद मीर साहब मैदान में है। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो अपनी पार्टी से गुलाम हसन मीर साहब मैदान में है, और काफी टफ मुकाबला अब की बार गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में देखने को मिलेगा। और अगर अभी तक बात करेंगे गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से तो लगातार वोटिंग की जो शरह है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है कि अभी तक 10.60% जो वोटिंग की शरह है वो गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में रही है। ये 9 बजे का रिपोर्ट सर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो हमने देखा कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन में लगातार लोग जुड़ रहे थे, अपनी पार्टी की जब कैंपेनिंग थी और लगातार वहां पे भी लोग हमें देखने को मिली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो जब रैलियां थी और वहां पे हमें लोग देखने को मिले, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी का इलाका है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफी टफ मुकाबला आपकी बात देखने को मिलेगा। और किसकी जीत होगी ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा सर। बिल्कुल, 8 अक्टूबर को किसकी जीत होगी ये पता चलेगा। गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में खड़े हैं, वहीं से बता रहे हैं वहां का सूरत हाल सईद बता रहे हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों आज विधानसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव। लेकिन आज इस वक्त जब हम ये चर्चा इस प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं तो इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे मतदान की। और मतदान में 40 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की, टोटल 90 में से 40 सीटें, 90 में से 40 सीट्स जिस पर मतदान वोटिंग कह लें। और उसमें से किसके हवाले कौन सी सीट होगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए जम्मू कश्मीर में, 46 सीट्स। और 46 में से जो यहां मजबूत गठबंधन है वो एनसी और कांग्रेस का है। महबूबा मुफ्ती अलग से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, अपनी पार्टी अलग है, राशिद इंजीनियर की पार्टी, इंजीनियर राशिद, उनकी पार्टी अलग है। तो सब अलग अलग। और साफिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांदीपोरा से, और उसी एरिया में थोड़ा मजबूत भी दिखाई देते हैं। इंजीनियर रशीद के कुछ कैंडिडेट्स भी हैं। सोनावारी एक जगह है जहां शायद जरा समझना चाहता हूं सफीक जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आपसे जरा समझना चाहता हूं क्या चल रहा है उधर बांदीपोरा में और क्या सूरत हाल है वहां का। देखिए सर, मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ ये सुंबल सोनावारी का इलाका और महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है सोनावारी का। यहाँ पे करीबन 18 उम्मीदवार हैं जो अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिलाल अकबर लून, अपनी पार्टी का इम्तियाज परी जिसकी क़यादत अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं, और अवामी इत्तेहाद पार्टी का यासिर ऋषि जिसकी लीड कर रहे हैं इंजीनियर रशीद। और इंजीनियर रशीद ने यासिर ऋषि को इस सोनावारी की ओर से खड़ा किया। इसी तरीके से पीडीपी की अगर बात करेंगे, ताहिर कादरी यहाँ पे जो है अपना किस्मत आजमा रहा है। और कुल मिला के मैं बात करूंगा 18 उम्मीदवार जो है वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ ये यासिर ऋषि यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट का पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ से जो है वोटिंग की संख्या हमें कुछ जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि सोनावारी की अगर बात करें कि सोनावारी
के ऊपर सबकी नजरें यहाँ से जो है एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल जाएगा हमारे इस सोनावारी इलाके के अंदर, क्योंकि पिछले दौरान जब हमने स्टोरियां कवर की थी, बहुत जगहों पर रैलियां हमने कवर की थी, उस सूरत से हमें पता चला कि एक जबरदस्त और दिलचस्प मुकाबला हमें इस डिस्ट्रिक्ट जिला बांडीपुरा के इस सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है मिलने वाला है। सोनावारी जी बहुत महत्वपूर्ण। मैं अभी देख रहा हूं कि 12.49 यानी 12.49% पोलिंग बांदीपुरा में। अगर सबसे ज्यादा ये जो 3 सीटें हैं उसमें गुरेज है, सोनावारी है और बांदीपुरा है, जिसमें गुरेज में 13.18% और सोनावारी में 12.49% और बांदीपुरा में 10.45% की पोलिंग हुई है, यानी सेकंड पोजीशन पे अभी सोनावारी। और यहां से एक दिलचस्प मुकाबला हम देख सकते हैं। यहां पर एनसी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, उसके अलावा महबूबा मुफ्ती की पार्टी, अपनी पार्टी, फिर रशीद इंजीनियर की पार्टी, ये तमाम पार्टियां, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुकाबला यहां पे देखने को मिलेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों। दूसरे चरण में आपने देखा था कि लगभग 58% की पोलिंग हुई थी। पहले चरण में, पहले फेज में 62 पॉइंट समथिंग, यानी कि 62 से ज्यादा 8 तारीख को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर का सूरत हाल हम बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर में यहां से आगे की रणनीतियां तो वहां की सरकार, जो नई सरकार बनेगी वो, लेकिन जरा समझना चाहता हूं आप दोनों से, पहले सईद आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझो क्या लोगों में वहां पर एक उत्साह है सईद उबैद, या भीड़ कम है? आप जहां पे हैं, गुलमर्ग का एरिया, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से भी क्योंकि नॉर्दर्न कश्मीर का एरिया आता है, और यहां से क्या लोगों में यहां पर उत्साह दिखाई दे रहा है? लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोग आ रहे हैं वोटिंग के लिए, या लोग कम आ रहे हैं? बात करेंगे, जब भी 7 बज चुके हैं तो मुझे लगता है वोटिंग की शरह में इजाफा देखने को मिला। और खुद जो आशारिया हमने आप तक पहुंचा है कि 10.60 गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, ये 9 बजे का रिपोर्ट है और लगातार जो शरह है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि जिस पोलिंग बूथ पे हम इस टाइम मौजूद है, लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। सर, अगर बात करेंगे, जिस तरह से आपने खुद बताया कि बारामूला में अभी तक वोटिंग की शरह कम ही रही है और मुझे लगता है वहां पर भी अच्छा खासा जो वोटिंग की शरह है वो देखने को जरूर मिलेगा। और बिल्कुल ये खुद बयान कर रही है जो शरह रही है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में और लगातार वोटिंग की शरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हमने कुछ वोटर से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम वोट मुस्तकबिल के लिए डाल रहे हैं, हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। और जो भी यहाँ से आता जाता तो मुझे लगता है उनकी चेहरों पे खुशी नजर आ रही है, मुस्कुराहट नजर आ रही है और खुशी से वो घरों से निकले हैं और पोलिंग स्टेशनों की तरफ रुख कर रहे हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताऊं दोस्तों कि 11.60 टोटल पोलिंग 9 बजे तक 11.60, और यहां से क्योंकि 24 सीटें जम्मू रीजन की और 16 सीटें कश्मीर रीजन की हैं, और दोनों अगर मिला लें तो 40 सीटें, और इन पर आज पोलिंग हो रही है। जल्दी से जरा बांदीपोरा से जुड़े हुए हैं हमारे साथी सफीक जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझूं कैसा वहां पे लोगों में इस चुनाव को लेकर, आज की पोलिंग को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों के अंदर इस वक्त काफी उत्सव है, क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सोनावारी का वेट कर रहे थे कि सोनावारी में कब यहाँ पे मतदान होगा। सुबह 9 बजे का वक्त है और 9 बजे तक हमारे पास जो अपडेट आ गया वो 11.6 जो है इस वक्त वोटिंग की संख्या यहाँ पे इस जिला बांडीपुरा के अंदर होगी। हालांकि सोनावारी की बात करेंगे, जिला बांडीपुरा को भी सोनावारी के ऊपर जो है नजर है कि सोनावारी में क्या कुछ नया हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नौजवानों की तादाद, युवाओं की तादाद, जो युवा थे MBA करके बैठे थे और जो बाकी डिग्री होल्डर्स थे, उन्होंने भी जो है इलेक्शन में फार्म भर दिए थे और अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया था। तो इस वक्त जो है सोनावारी की बात करूंगा मैं, सोनावारी के ऊपर सबसे ज्यादा नजरें जमाए हुए हैं। बाकी जो दीगर लोग हैं या बाकी एजेंसीज है, उनको सोनावारी के ऊपर नजरें कि सोनावारी में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बात करूंगा, आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा कि सोनावारी में अब तक हमारे पास जो असेसमेंट है, यानी सबकी असेसमेंट फेल होगी, क्योंकि कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि सोनावारी में आइंदा क्या होने वाला। यानी 8 अक्टूबर को जब यहाँ पे रिजल्ट सामने आ जाएगा तो उसके बाद ही पता लगेगा कि किसके सिर पे ताज होगा। फिलहाल जब मैंने बाकी एजेंसी से बात की, यानी असेसमेंट जानने की कोशिश की बाकी एजेंसी से, वहां से हमें पता चला कि किसी के पास अभी 100% असेसमेंट नहीं है कि वो क्या कुछ बोलने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के अंदर उत्साह था, लोगों के अंदर जो जोश और जज्बा था, लोगों ने बढ़
बढ़ चढ़ कर रैलियों में हिस्सा ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक उत्साह का वातावरण, और अभी बताया नहीं जा सकता, समझ में नहीं आ सकता कि आखिर वहां पर किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। कोई भी यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम ही जीत जाएंगे, ये बता रहे हैं शफीक सुम्बली। आता हूं जरा इधर स्टूडियो में, हमारे साथी समीर जी, आपसे समझना चाहता हूं। आप अभी सुन रहे हैं हमारे दोनों साथियों के, एक बांदीपुरा से हैं, दूसरे गुलमर्ग से जुड़े हुए हैं, और कश्मीर का सूरत हाल, उधर जम्मू का भी हम बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन 40 सीटें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन 40 सीटों से कहीं ना कहीं ये तय होगा, क्योंकि 50 सीटों पे ऑलरेडी मुकाबला हो चुका है, यानी मतदान हमने देख लिया। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ लोग लाइनों में खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं। जरा आपकी पहली प्रतिक्रिया आज के इस चुनाव को लेकर। राजीव जी, इन दोनों साथियों को हमने जब सुना तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये, और जो पिछले 2 चरण के चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, उनसे भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 10 साल के बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह कितना है। काफ़ी उत्साहित हैं लोग, और उसमें हर वर्ग के लोग, आज जो हम लोग सुबह से देख रहे हैं, जो लाइनें लगी हुई है, पिछले 2 चरण के मतदान हुए, उनमें भी हमने देखा कि लोगों में उत्साह काफ़ी था, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, युवा हों, और सब लोग उनको इंतज़ार था इसका कि कब यहाँ पर चुनाव होंगे विधानसभा के। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे लोग उसमें उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ऐसा पहली बार हो रहा है पिछले काफ़ी समय में कि किसी भी संगठन की ओर से न किसी तरह के बहिष्कार का कोई ऐलान नहीं किया गया है, बायकॉट की कोई धमकी नहीं दी गई है, नहीं उसके लिए अपील की गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा ख़त्म करके और उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया वोट्स के ज़रिए जताने का लोगों को ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मौका है। और लगातार ये अपील भी की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की। और इस बात को लेकर ख़ास तौर पर विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कि आपका राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, आपको अपनी प्रतिक्रिया के ज़रिए ये बताना है, वोट की प्रतिक्रिया के ज़रिए, कि आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है। और 10 साल का जो ये इंतज़ार था चुनाव का लोगों का, वो दिखाई पड़ रहा है कि कितने ही बेसब्री से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बेसब्री से चुनाव का इंतजार। और 10 साल बाद यहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। आप जानते हैं 2014 में चुनाव हुए थे, उसके बाद अब 10 साल बाद 2024 में चुनाव। लेकिन ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, आपको बता दूं कि 2014 में जो चुनाव हुए उसमें जम्मू रीजन से 25 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, और महबूबा मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती और इधर बीजेपी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। और 2018 दिसंबर में वो सरकार गिर गई, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद 2019 में 5 अगस्त को 370 के कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया, और यहां से एक मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की नरेंद्र मोदी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। सरकार तो वहां की पहले गिर गई थी, और एलजी के हाथ में ये पूरा का पूरा जो गवर्नर होते थे, एलजी इसलिए हो गए क्योंकि यूटी में तब्दील कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांटा गया, जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी और लद्दाख एक अलग यूटी। और इसके बाद लद्दाख का जब जिक्र आ रहा है तो जरा लद्दाख के बारे में भी बता दूं कि लद्दाख से वहां के पर्यावरण की चिंता करने वाले सोनम वांगचुक, जो पिछले कई दिनों से पैदल चलकर अपने 150 साथियों के साथ दिल्ली आ रहे थे, और 2 अक्टूबर है, कल गांधी जी की जयंती है, उस दिन वो गांधी जी के स्मारक पे जाकर माल्यार्पण करते, पुष्पांजलि देते और अपनी मांग जो है उसको रखते। लेकिन उससे पहले ही आज सिंगू बॉर्डर पर उनको और उनके साथियों को, उनकी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं, ये लद्दाख की खबर। लद्दाख से पैदल चलकर आए हुए सोनम वांगचुक, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे इनको, और पिछले दिनों लगातार सुर्खियों में रहे हैं। तो लद्दाख को एक अलग टेरिटरी बना दिया गया, और इधर जम्मू कश्मीर को भी यूटी अलग बना दिया गया और हवाले कर दिया गया, यहां पे एलजी के हवाले, लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले, और पिछले 5 साल से लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सरकार चला रहे थे, अभी भी चला रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वहां विधानसभा होगी और सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी, नरेंद्र मोदी ने खुद भी जब वो गए थे जून महीने में, तब उन्होंने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे हम। लेकिन उसके बाद से इस चुनाव में उनका जो घोषणा पत्र है उसमें कहीं भी ये वादा नहीं है कि पूर्ण राज्य का, यानी कि स्टेटहुड वापस करेंगे। लेकिन इधर एनसी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि स्टेटहुड हम वापस लेके आएंगे। साथ साथ एनसी का कहना है कि 370 को भी जो खत्म किया है उसको फिर से बहाल करेंगे। आर्टिकल 370 की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें हैं और इन सब के बीच चुनाव हो रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं सफीक जी आपके पास। सफीक, आपसे समझूं, क्या यहां पर चाहे एनसी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पार्टी, इनका कैसा, और महबूबा मुफ्ती, ये दो पार्टियों का कैसा जोर है, जरा ये बताइए। और यहां पर कौन कौन और हैं, कौन कौन सी और पार्टियां हैं जो यहां पर दखल रखती हैं अच्छा खासा लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच, और उसका असर पड़ सकता है? जैसे अपनी पार्टी का कितना असर पड़ सकता है, इंजीनियर रशीद की पार्टी का कितना असर पड़ सकता है, और साथ साथ यहां पे और भी कुछ पार्टियां हैं, उन सब का कितना असर पड़ सकता है, निर्दलीय हैं उनका कितना असर हो सकता है इस चुनाव पे, जरा बताइए सफीक सुमली। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर गुरेज की बात करेंगे, गुरेज में जो है बीजेपी का भी एक कैंडिडेट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक कैंडिडेट है। लेकिन जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, शायद मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फिलहाल मेरे पास जो खबर आ गई कि शायद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ अच्छा कर पाएगी, वहां पे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से उभर कर सामने आ जाएगा। इसी तरीके से बांडीपुरा जिले की बात करेंगे, वहां पे जो है कांग्रेस का एक कैंडिडेट है निजामुद्दीन भट्ट, कांग्रेस के टिकट के ऊपर लड़ रहा है। और इसी तरीके से उस्मान मुजीद की बात करेंगे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो अपना किस्मत आजमा रहा है। और इंजीनियर रशीद का जो कैंडिडेट है वो भी अपना किस्मत आजमा रहा है। इसी तरीके से अगर सोनावारी की बात करेंगे, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी, इन चारों के ऊपर जो है एक जबरदस्त लड़ाई हमें देखने को मिल जाएगी आने वाले वक्त के अंदर। फिलहाल जो सूरत हाल है, जो नौजवानों के अंदर उत्साह है, जो युवाओं के अंदर उत्साह है, युवा इस वक्त चेंज चाहते हैं, युवा इस वक्त जो है एक डेवलपमेंट चाहते हैं। क्योंकि युवाओं से मैंने बात की, युवा कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे सितम देखे, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे जो है युवा जो है नशे की लत में जो है वो नशे की लत में जो है उनको एडिक्ट हो गए। वो इस बार जो है वो इस लत से निकल कर बाहर आना चाहते हैं और इस बार वो चुनाव का जो है हिस्सा बनना चाहते हैं। कुल मिला के अगर यहाँ की महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं के अंदर जो है वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं। इसी तरीके से लोग यहाँ पे, लोग भी परेशान है, क्योंकि 10 साल के बाद जो यहाँ पे चुनाव होने वाला है, चुनाव अभी हो रहा है, तो यहाँ पे जो है कुल मिला के ये कहूंगा मैं, सोनावारी के अंदर जो है कैंडिडेटों की लिस्ट काफी ज्यादा है। जो 18 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में है, इनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, अपनी पार्टी और पीडीपी, इन चारों के दरमियान जो है एक जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। जी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी, अपनी पार्टी, और उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का गठबंधन, और महबूबा यानी पीडीपी, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अगर देखा जाए तो कश्मीर के लिहाज से। और इस चुनाव में इन चारों, यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी, अवामी इत्तेहाद के अलावा अपनी पार्टी, ये दो पार्टियां, और उसके बाद फिर दो पार्टी जिसमें पीडीपी और एनसी और कांग्रेस का गठबंधन, लेकिन उसके अलावा बीजेपी। घाटी में बीजेपी उतना महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है जितनी महत्वपूर्ण भूमिका में वो उधर अपने आप को शो कर रही है। जम्मू रीजन की बात करें तो उधर का भी सूरत हाल वैसा ही है। जम्मू में सबसे बड़ी बात कि 370 को लेकर वहां के जो हिंदू मतदाता हैं वो भी नाराज हैं, लेकिन यहां पर 370 को लेकर कोई बात होती है क्या? गुलमर्ग से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अगर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं सईद उबैद, लेकिन सफीक जरा आपसे ही समझो, 370 का कोई असर इस चुनाव पे दिखाई दे रहा है क्या? धारा 370 के बारे में जो बाकी लीडर जो बात कर रहे थे, हालांकि बीजेपी ने पहले क्लियर किया कि धारा 370 किसी भी हालत में वापस नहीं लाया जाएगा इस वादिया कश्मीर के अंदर। हालांकि जो बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इसी के ऊपर बैठी है कि धारा 370 जो है उसको वापस लाया जाएगा। हालांकि बाकी जो हरीफ
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बाकी अपोजिट पार्टी है वो लोगों से अपील कर रहे थे पिछले कई रैलियों के अंदर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी का क्लियर मैंडेट है कि धारा 370 को किसी भी हालत में वापस नहीं लाया जाएगा इस वादे कश्मीर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल 370 की बात, और इस पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा समीर जी आपसे भी समझो कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में 370 कितना असरकारी साबित हो सकता है और नहीं हो सकता है, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, चूंकि यही अभी चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं कि ये जो 370 के प्रोविजंस हैं उनको लेकर वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है, और ये कि इंतज़ार जो चुनाव का हो रहा है इसीलिए कि इसके ज़रिए वो बताना चाहते हैं कि इसको उन्होंने कितना पसंद किया है। और जैसा अपने साथी बता रहे थे अभी शफीक की, और उस वहाँ भी जम्मू के क्षेत्र में भी आपने भी बताया, आप गए भी थे पिछले दिनों, तो इस मामले में वहाँ के जो जम्मू में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका अपना ज़्यादा असर है, इस चीज़ को लेकर वहाँ के लोगों में भी नाराज़गी है, क्योंकि उनका राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, स्टेटहुड छीन लिया गया है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए वहाँ पर शासन किया जा रहा है, और बनती भी है सरकार अभी की स्थिति में, तब भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ प्रभावी रहेंगे, चूंकि उनकी ये कानून बनाकर उनकी शक्तियों को मजबूत किया गया है। तो वहाँ ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, और इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे वो जम्मू क्षेत्र हो। कश्मीर क्षेत्र में तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, कई सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। इन सारी चीज़ों को अब यही देखना है कि किस तरह से वहाँ के मतदाता इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वोटों के ज़रिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो कुछ भी वहाँ पर ये चुनाव के परिणाम आएंगे, उससे ये बात रिफ्लेक्ट ज़रूर होगी कि धारा 370 के खात्मे को लेकर जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने प्रचार किया, उसको वहाँ के लोगों ने कितना स्वीकार किया है। शांति की जो वहाँ पर बहाली की बात दावे किए जा रहे हैं, तमाम और दावे किए जा रहे हैं कि लोग अब बहुत बेहतर तरीके से वहाँ रह रहे हैं, स्थितियाँ बहुत सकारात्मक हैं, वास्तव में कितनी हैं वो सारी चीज़ें इस चुनाव के परिणाम बता देंगे कि वहाँ के लोगों ने इसको किस रूप में देखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहां के लोगों ने किस रूप में देखा है। 370 की बात, और 370 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को यह भी है कि शायद जो स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस मिल जाएगा, साथ साथ 370 को जो हटाया गया है उसको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती हालांकि कह रही हैं कि चूंकि सिर्फ और सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट है यानी विधानसभा के जरिए हम 370 को वापस नहीं ला सकते, इसलिए उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। लेकिन महबूबा मुफ्ती का जरा समझना चाहता हूं सफीक जी आपसे कि क्या उनका कोई असर आज की तारीख में घाटी में दिखाई देता है क्या? कश्मीर की बात करें तो एक समय महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स मानी जाती थी, लेकिन और दो पार्टियां आपस में काफ़ी फाइट करती हुई नजर आती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। लेकिन इस बार क्या कारण है कि पीडीपी थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रही है? क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? पीडीपी के ऊपर जो है बाकी दीगर जमातें नजरें जमाए हुए थी, क्योंकि पीडीपी ने जिस हिसाब से कोalition किया था बीजेपी के साथ, उसके बाद वो कोalition ब्रेकअप हो गई, और पीडीपी थोड़ा बहुत उनके जो बाकी लीडर हैं उन्होंने बाकी पार्टियों में शमूलियत की। अब जबकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से पीडीपी जो है, पीडीपी की जो सरबराह है महबूबा मुफ्ती, उसकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती काफी दिनों से चर्चे में थी, न्यूज में चर्चे में थी, और इस वक्त जो है कैंपेनिंग कर रही थी पिछले कई दिनों से पीडीपी के हक में। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि अगर गांधरबल की बात करेंगे, मैं फिलहाल गांधरबल की ओर चलूंगा। गांधरबल में हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि गांधरबल में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इस वक्त जो है खबरें आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ जो है वो पीडीपी शायद कुछ नया कर पाएगी वहां पे। लेकिन अगर सोनावारी की बात करें, जिला बांडीपुरा में पीडीपी बहुत कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ साथ जो बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो इस वक्त मजबूत है। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि पीडीपी के ऊपर जो है इस वक्त लोग काफी ज्यादा कम भरोसा करते हैं। कहीं ये असर तो नहीं है कि पीडीपी ने जिस हिसाब से पहले कोalition की थी बीजेपी के साथ, उसके बाद बीजेपी ने धारा 370 खत्म किया था पीडीपी की मदद से, कहीं ये असर तो नहीं पड़ सकता। तो इसी सूरत में जब मैंने लोगों से बात की, बाकी दीगर जमातों से बात की, उन्होंने भी ये कहा कि पीडीपी शायद हमें कुछ कमजोर नजर आ जाएगी जिला बांडीपुरा के अंदर।
जिला बांदीपुरा की बात कर रहे हैं, पीडीपी शायद कमजोर नजर आ जाएगी, लेकिन जरा आपके पास और भी दूसरे जिलों की बात भी आ रही होगी, दूसरे सीटों की बात आ रही होगी। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि पीडीपी दूसरे जिलों में दूसरी सीटों पर कितनी मजबूत, कितनी कमजोर है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी, महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को मैदान में उतारा, इल्तिजा को, जिसके बारे में भी आप कह रहे थे, और इल्तिजा काफी वोकल होकर इस चुनाव में उन्होंने इंटरव्यू दिए और मीडिया के ऊपर भी काफी उन्होंने हमला बोला था। आप याद कीजिए, गोदी मीडिया और बाकी तमाम मसलों पे उन्होंने अपनी बात रखी थी। जरा समझना चाहता हूं इल्तिजा का कितना यहां पर घाटी में, कश्मीर में असर है। देखिए, अगर साउथ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर से हमारे पास के हवाले से खबर आ रही है कि साउथ कश्मीर में शायद पीडीपी कुछ उभर कर सामने आ जाएगी, क्योंकि वो उसका होम टाउन है। वहां से जो है लोग उसके ऊपर उसके साथ काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पीडीपी को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती वहां की रहने वाली है और वहां से उसने अपना जो है अपना कदम रखा है सियासत की ओर से। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती, जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उसने जिस हिसाब से यहाँ पे जो है रैलियां शमूलियत की और नारे बुलंद किए बीजेपी के कुछ हवाले से। जी सफीक, शायद पीडीपी जो है साउथ कश्मीर से उभर कर सामने आ जाएगी। तो साउथ कश्मीर में पीडीपी शायद मजबूत हो। हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। अभी आप सुन रहे हैं और 9 बजे तक का जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के वोटिंग का, वो है 11.60%, लगभग 12 कह सकते हैं। और यहां पे सुबह का हाल और बता रहे हैं। सफीक बांदीपुरा में सोनावारी सीट पे खड़े हैं और यहां 3 सीटें हैं बांदीपुरा में। आपको याद होगा हम लोग इस सीट पे गए भी थे। बांदीपुरा के पूरे, इधर भी गुलमर्ग से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनका सईद उबैद जुड़े हुए थे, उनका वो सीट, उस पर भी हम गए थे। टनमर्ग की सीट, उन सब पे भी हम लोग आ चुके हैं घूम करके। और इधर आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों के जरिए जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसका हाल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत जी, पहली प्रतिक्रिया 370 के बाद, और ये आखिरी मतदान आज 3 फेजेस में, और इसके बाद 8 तारीख का इंतजार रहेगा। क्या कुछ दिखाई देता है आपको? चूंकि आप लौट के आए, घूम के आए हैं वहां से, इसलिए भी आप बहुत नजदीक से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे। कैसे देखा जाए? जी देखिए राजीव जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तुलना अगर करें, 2 चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में चुनाव 5 तारीख को है। हरियाणा में बीजेपी ने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को बीजेपी ने बहुत गंभीरता से लिया है। सारी तिकड़में वहां पे लगाई हैं, 4-4, 5-5 बी टीम खड़ी हुई हैं, और ये जितने सज्जाद लोन, इंजीनियर राशिद, अल्ताफ बुखारी, जिनका नाम आप अभी ले रहे थे, और गुलाम नबी आज़ाद, इनको मिला के 45% कैंडिडेट इनके ही मैदान में है, बी टीम के। तो और ये सब के सब बीजेपी के प्रॉक्सी हैं, बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए लोग हैं। इनको जम्मू कश्मीर की जनता ही पहचान रही है। जरा इंजीनियर राशिद की बात कर लें। इंजीनियर राशिद ने 2 लाख से ऊपर से जीत हासिल की थी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ गांदरबल से। उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने सज्जाद लोन लगभग 3.5 लाख वोट से उनसे हारे। 15 में से 11 विधानसभा सीटों पे वो आगे थे इंजीनियर राशिद, लेकिन जैसे ही वो जमानत पे छूटे तो उनका ग्राफ चला गया नीचे। इंजीनियर राशिद को इतना सपोर्ट क्यों मिल गया? इंजीनियर राशिद को सपोर्ट मिला 370 हटाने के गुस्से का, और वो क्योंकि जेल में थे, उनकी सिंपैथी थी। कुल मिला के राजीव जी ये है कि बीजेपी ने इसको, जम्मू कश्मीर के चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है, और इसके बड़े स्पष्ट संकेत हैं। मैं आज की पोलिंग पे आऊँ, लेकिन थोड़ी बात इसकी कर लेते हैं। इसके स्पष्ट संकेत क्या मिल रहे हैं कि बीजेपी किसी न किसी रास्ते से जम्मू कश्मीर में सत्ता में आना चाहती है, बावजूद इसके कि कश्मीर वैली में उनका स्कोर 0 था और इस बार भी 0 रहेगा। तो इन्हीं बी टीम के रास्ते, पीडीपी के रास्ते, पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर किसी तरह सत्ता में आना चाहती है। जरूरत क्या है? जरूरत राजीव जी ये है कि जम्मू क्षेत्र में
इनको वही जो राहुल गांधी कहते हैं, जो चक्रव्यूह है, वो अडानी जी को या तमाम अपने मित्रों को ज़मीनें अलॉट करानी है। कश्मीर वैली में इनके उद्योगपति दोस्त इच्छुक नहीं होंगे, लेकिन जम्मू क्षेत्र में ज़रूर इच्छुक होंगे। और उससे एक स्पष्ट संकेत ये भी आता है कि सरकार किसी की बने, स्टेटहुड के मामले पर बीजेपी रोड़े अटकाएगी, मोदी सरकार रोड़े अटकाएगी। इस चुनाव में इस गंभीरता से लग रहा है। दूसरी एक बात कि जम्मू क्षेत्र जो है, सीटें बढ़ने के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, कश्मीर में सरकार बनाने में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। देखना है कि यहाँ पे कांग्रेस कैसा बेहतर करती है, क्योंकि कांग्रेस के सीधे मुकाबले बीजेपी के साथ यहाँ पे हैं जम्मू क्षेत्र में, जिनमें से 40 सीटों पे आज दोनों जगह मिला के चुनाव हो रहा है, तो अधिकांश जम्मू क्षेत्र की सीटें हैं। और इन जम्मू क्षेत्र की सीटों में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है। कांग्रेस यहाँ कैसा परफॉर्म करती है, वहाँ पे राहुल गांधी का हवाई जहाज नहीं उतरने दिया गया टेक्निकल कारणों से, प्रियंका गांधी वहाँ पे गई, राहुल गांधी भी गए 2 बार, तो और भारत जोड़ो यात्रा का एक इम्पैक्ट हम लोगों ने वहाँ देखा था। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस कितना बेहतर परफॉर्म जम्मू के इलाके में करती है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वैली में ठीक ठाक करेगी। पीडीपी जैसा हमारे साथी बता रहे, शफीक बता रहे थे, और हम लोगों ने भी देखा कि पीडीपी का ग्राफ काफ़ी नीचे जाएगा। अब चिंता का विषय ये है कि बीजेपी इतना सीरियस क्यों है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में। हरियाणा के इलेक्शन में, जो कि जहाँ बीजेपी की सरकारें रहीं और जहाँ पे बीजेपी का संगठन है और बीजेपी की स्टेक्स बहुत हाई हैं, लेकिन लगभग हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने हरियाणा को पे वॉकओवर दे दिया या सरेंडर कर दिया। बीजेपी मान चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो कोई चांस छोड़ना नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई चांस छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी का साथ देना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी, जैसा आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है, यह खबर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन क्या बीजेपी यहां कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहती? जम्मू कश्मीर में आज जब तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो इस मतदान के वक्त ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो फल फूल रही हैं बीजेपी के कारण, और उसमें से उन पार्टियों का नाम, उन नेताओं का नाम यहां पर ले रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, जिसमें आवामी इत्तेहाद पार्टी है, उसके अलावा अपनी पार्टी है, सजाद लोन की पार्टी, उसके अलावा आप उधर याद कीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, ये सब मिलाकर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी खासकर जम्मू रीजन में, और जम्मू की बात हम करें तो कहीं ना कहीं वहां भी 370 का बहुत असर है। और हमारे सोर्सेस जो हैं वो यही कहते हैं कि जम्मू रीजन में जो हिंदू मतदाता हैं वो 370 हटाए जाने के कारण काफी नाराज हैं, और उनकी नाराजगी का एक प्रमुख कारण यही है कि वो जो अपना बिजनेस, अपना घर बार, कारोबार जो भी वहां करते रहे हैं, और उसमें वो नहीं चाहते कि किसी और की दखल हो, और जम्मू से ही इस दखल की शुरुआत मानी जा रही है, इसलिए वहां के लोग भी नाराज हैं। घाटी के लोग भी नाराज हैं। हम घाटी में ही श्रीनगर से थोड़ी ही दूरी पर बांदीपोरा है, वहां से जुड़े हुए हैं शफीक सुमली, वो भी बताएंगे। शफीक, आपके पास आना चाहता हूं, और आप अभी पोलिंग बूथ पे हैं, सोनावरी आप बता रहे थे, लेकिन यहां पर यहां के लोग 370 को लेके क्या कहते हैं? क्या ये जो चुनाव हो रहा है ये रेफरेंडम ऑफ 370 माना जाए, या ये चुनाव 370 कुछ भी नहीं है, चलो चुनाव है और हम कर लें, भले आप 10 साल के बाद क्यों ना करवा रहे हो, ऐसा माना जाए? कैसे देखते हैं वहां के लोग? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि अगर जिला बांडीपुरा की बात करेंगे, यहाँ पे भी जो है धारा 370 तोड़ने के बाद लोग काफी ज्यादा नाराज है,
क्योंकि लोगों के अंदर काफी ज्यादा इस वक्त नाराजगी पाई जा रही है, क्योंकि बिजनेस जो है ठप हुआ है। यहाँ पे अगर बात करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट वो नहीं हो रहा है और लोग बेरोजगार है, यहाँ की जनता परेशान है। यहाँ पे जो फैक्ट्रियां खुलने वाली थी वो फैक्ट्रियां नहीं खुली, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियां खुलने वाली थी, जो बीजेपी ने दावा किया था हम फैक्ट्री यहाँ पे खोलेंगे, इंडस्ट्रीज यहाँ पे खोलेंगे, वो यहाँ पे नहीं हुआ। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि लोगों के अंदर काफी ज्यादा इस वक्त जो है गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि लोग ज्यादा परेशान है। खासकर जिला बांडीपुरा की बात करूंगा मैं, लोगों के अंदर जो है काफी ज्यादा परेशानी है। लेकिन आप दूसरे एरिया में भी जाते रहे हैं इस चुनाव के दौरान, चाहे वो श्रीनगर का एरिया हो या वो गुलमर्ग का एरिया हो या दूसरे साउदर्न जो साउथ पार्ट ऑफ ये कश्मीर है या नॉर्दर्न पार्ट है, इन सब में पूरा अगर देखा जाए तो क्या सूरत हाल है। वहां पे 370 ओवरऑल 370 को लेकर और इस चुनाव में और चुनाव को लेकर, क्योंकि इस चुनाव का किसी ने बहिष्कार नहीं किया, बैकआउट नहीं हुआ है कहीं से भी, और ऐसे में लोग भी ठीक ठाक निकल के आए हैं। फर्स्ट फेज में 62 से ज्यादा % की पोलिंग हुई है और सेकंड फेज में 57 से ज्यादा % की पोलिंग हुई, यानी 57 प्लस % और उधर 62 प्लस % की अगर पोलिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर की जनता, वहां का आवाम जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तभी तो वो इस संख्या में निकल रहे हैं। और ऐसे में उनके दिलो दिमाग में कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी दिखाई देता है, 370 है या और कुछ है, बेरोजगारी है या स्टेटहुड है या महंगाई है, क्या कुछ आपने देखा? सफीक, आपसे समझना। देखिए, जब मैंने लोगों से बात की, चूंकि मैं बाकी जगहों पे भी घूमा हूं, लोगों से मैंने बात की, लोग कह रहे हैं कि इस बार हम चैन चाहते हैं और इस बार हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्योंकि बाकी जो जब इससे पहले यहाँ पे मतदान हुआ, क्योंकि 10 साल के बाद अभी मतदान होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि 10 साल के बाद किसी यूटी में मतदान कराना, पहले स्टेट था उसके बाद यूटी बनाना, उसके बाद 10 साल के बाद मतदान करना, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों के अंदर कितनी परेशानी मतलब लोग कितने परेशानियों का सामना कर रहे थे। बिल्कुल, लोगों की परेशानी अंदाजा लगा, क्योंकि मैं जिस मकान पे मौजूद हूँ, यहाँ से लोगों से मैंने बात की, लोगों ने कहा कि हमारे पास अब वो कुछ बचा नहीं है, जो बचा था वो भी हमसे छीना गया, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35 अल्फा हो, चाहे स्टेटहुड हो। यहाँ की बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है यहाँ पे, इस वादी कश्मीर के अंदर की बयान करना जो है मुश्किल हो रहा है। एमबीए जो स्टूडेंट्स है या बाकी जो डिग्री होल्डर्स है वो इस वक्त घरों में बैठे हैं और आधे जो है रेडिया पटरियों पे जो है कपड़े बेचते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर इस वक्त काफी ज्यादा नाराजगी है, लोगों के अंदर और खासकर युवाओं के अंदर काफी नाराजगी है। ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम लोग भी जब कश्मीर में घूम रहे थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम लोगों को भी ऐसे काफ़ी युवा मिले जो कह रहे थे कि चाहे उनके पास डबल डिग्रियां हैं, चाहे मास्टर की डिग्री हो या बीटेक की डिग्री हो या एमटेक की डिग्री हो, लेकिन वो कोई सिम बेच रहा है तो कोई रेहड़ी पटरी पे कुछ और बेच रहा है। ये वहाँ का हाल है समीर जी। और ऐसे में ये चुनाव क्या लगता है आपको? जैसे प्रशांत जी भी कह रहे थे कि जम्मू रीजन हो चाहे उधर कश्मीर का रीजन हो, दोनों पार्ट में, जम्मू और कश्मीर में बीजेपी जोर लगा रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी तरह सत्ता पर काबिज हो जाए, क्योंकि ये एरिया उसको चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ चाहिए, जैसे उड़ीसा चाहिए, जैसे झारखंड चाहिए, वैसे ही जम्मू कश्मीर चाहिए। सबसे ज़्यादा कोबाल्ट यहाँ पे है, आप जानते हैं। और अगर राहुल गांधी के हिसाब से कहा जाए तो मित्रों को ऐसे बिजनेस पर देना भी है, स्थापित भी करना है ऐसे राज्य में। इसलिए भी शायद यहाँ नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, स्टेट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता और यहाँ के जो दूसरे जो दल के नेता हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं या जिनके समर्थन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के यहाँ पे मैदान में है, उसका साथ मिलेगा यहाँ पे? जी बिल्कुल, दोनों बातें हैं। इंटरेस्ट एक तो यही है कि व्यक्तिगत इंटरेस्ट, और ज़्यादातर जो आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पर कि वो काम किस लिए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ अपने जो उनके पसंदीदा उद्योगपति हैं, औद्योगिक घराने हैं, उनके अपने इंटरेस्ट तो हैं ही निश्चित तौर पर।
दूसरी बात यह भी है कि एक इसलिए भी वो ज़्यादा वहाँ पर इतना उसको लेकर संजीदा हैं क्योंकि उन्हें ये भी दिखाना है कि जो दावा कर रहे हैं कि 370 के खात्मे के बाद उसके जो तमाम प्रोविजंस हैं उनको हटाने के बाद वहाँ जो शांति बहाली है वहाँ बहुत अच्छा हुआ है, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं जिसका दावा किया जाता है, तो एक उसका भी एक प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं। इसलिए भी वहाँ किसी भी तरह से सरकार बनाने की कोशिश या सरकार चाहे बनेगी तो सहयोग से ही, क्योंकि कश्मीर की तो ज़्यादातर इलाके में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, तो ये एक सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अभी सही बात है कि उन्होंने बहुत सारे निर्दलीयों को, बहुत सारे जो जितनी पार्टियां हैं तमाम लोगों को वो जेल से निकल कर आ रहे हैं, किसी को ज़मानत मिल रही है या फिर वो सारी सीटों पर कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे हों, ये कहा जा रहा है और साफ तौर पर वो दिखाई पड़ रहा है कि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है और उसका समर्थन है बैकडोर से। यही बात हरियाणा में भी है, ऐसा नहीं, हरियाणा में भी जो तमाम पार्टियां हैं, बल्कि कुछ पार्टियां और गठबंधन, इनेलो और बीएसपी का गठबंधन, गोपाल कांडा का गठबंधन, खुलकर उन लोगों ने भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो खुलकर आज कह रहे हैं, लेकिन 15 दिन 20 दिन पहले भी हरियाणा की जनता हो चाहे जम्मू कश्मीर की जनता हो, उसको भी ये पता है कि इसके पीछे क्या है। अचानक उनको इतना सपोर्ट मिल जाना, सरकार की तरफ से सारी सहूलियतें मिल जाना, ज़मानत मिल जाना और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनका चुनाव लड़ना, ये सब क्या है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ के लोग वास्तव में इस चीज़ को जो देख रहे हैं उसको देखते हुए जब मतदान करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। अब ये निर्भर करता है, भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर वहाँ चाहेगी, लेकिन जिस तरह से 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, स्टेटहुड छीन लिया गया है, उस स्टेटहुड की लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़ी जा रही है, चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा है। भले ही राज्य सरकार के अकेले बस का वो नहीं है, लेकिन कम से कम दबाव तो पड़ेगा केंद्र सरकार पर। अगर सरकार रहते हुए दबाव डाला जा रहा है, उस स्टेट की जनता डाल रही है और चुनी हुई सरकार डाल रही है, तो उसका एक असर तो पड़ता ही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए चाहे आपने कितने भी कैंडिडेट खड़े कर दिए और वो कितना वोट काटते हैं या वो कितने प्रभावी वहाँ पर साबित होते हैं, इसका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है ये चुनाव। और जिस तरह से वहाँ की जनता पहले ही इस चीज़ को महसूस कर रही है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, तो लगता नहीं कि उससे जो भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षा है वो पूरी हो पाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो यही है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकार पर काबिज हो पाए, वो जैसे महबूबा मुफ्ती के साथ वो काबिज हुई थी इस बार भी। और जो बीजेपी सोर्सेज कहते हैं कि हमारी इच्छा और हमारी उम्मीद दोनों यही है कि 35 सीटें लगभग हम ले आएंगे अपने दम पे, यानी बीजेपी 35 सीट्स ले आएगी और उसके बाद बाकी बची हुई जो सीटें हैं, यानी 11 सीटें, 46 सीट टोटल चाहिए सरकार बनाने के लिए, 11 सीटें इन लोगों के दम पे, चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे वो सजाद लोन हो या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी हो, ऐसे लोगों के या अपनी पार्टी हो, इन लोगों के दम पर हम सरकार पर काबिज, या कुछ निर्दलीय, इन सब के दम पे हम सरकार बना लें। लेकिन क्या ऐसा संभव है, एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ ये भी है कि क्या 370 और इस बार जिस प्रकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वहां के लोग, वहां का आवाम जो निकल के बाहर आ रहा है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं बांदीपुरा से जुड़े हुए हमारे साथी सफीक, उनके पास। सफीक, जरा ये भी बताइए कि अब क्या सूरत हाल, क्या स्थिति है, 11 बजने को है लगभग, और मतदान का प्रतिशत क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ क्या बढ़ रही है, लोग क्या बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गर्मी का मौसम थोड़ा, और पिछले दिनों जब हम लोग थे तो दिन में काफी तेज गर्मी थी, आज कैसा मौसम है, और क्योंकि उसका भी काफी असर होता है। दूसरी चीज, क्योंकि इस समय हार्वेस्टिंग का टाइम है, और ऐसे में क्या लोग गांवों में खासकर लोग क्या बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों का निकलना होगा ज्यादा से ज्यादा, उनमें इंटरेस्ट होगा, तभी पोलिंग ज्यादा हो पाएगी। क्या है वहां का हाल? देखिए, बिल्कुल, मैं अगर यहाँ की बात करूंगा, सोनावारी की बात करूंगा, यहाँ पे जो है इस वक्त हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है और लोग खेती बाड़ी के साथ बिजी हैं। लेकिन लोगों ने फिर भी खेती बाड़ी को आज तरक किया और आज उन्होंने पोलिंग बूथ के ऊपर जो है अपना कदम रखा।
और अगर ये दूसरी तरफ बात करेंगे, अभी हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, सेबों की उतराई हो रही है, सेब अभी लोग उतार रहे हैं अपने बागों से, उसके बाद सेब अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है बाकी स्टेटों के अंदर या इंपोर्ट किया जा रहा है। तो लोगों ने आज वो काम भी छोड़ा, लेकिन आज इन्होंने जो है पोलिंग बूथ के ऊपर जो है पोलिंग की तरफ, पोलिंग स्टेशन की तरफ जो है रुख किया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर कितना जोश, जज्बा और बलबला है, ये मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ लोगों के अंदर काफी जज्बा है। लोग इस वक्त चेंज चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और लोगों से मैंने बात की, लोगों का भी यही एक दिमाग में ये है कि हम इस बार जो है डेवलपमेंट चाहते हैं, एक अच्छा लीडरशिप चाहते हैं, जो लीडर हमारी आवाज बुलंद करे, जो लीडर हमारी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाए। बिल्कुल, आवाज जो है, एक तो डेवलपमेंट और दूसरा आवाज जो है वो पार्लियामेंट तक और उधर विधानसभा होते हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली से होते हुए पार्लियामेंट तक पहुंचे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण। एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, आप सुन रहे हैं सफीक जी की बात, बांदीपुरा से जुड़े हुए हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात आप रख रहे थे, कह रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देती है कि यहाँ बीजेपी, आपने ही बताया, बीजेपी किसी भी रूप में नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर को छोड़ा जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर का हाल हो या हरियाणा का हाल हो, हालत तो बीजेपी के एक ही तरह की दिखाई देती है। आप भी घूम के आए हैं, ये तो बीजेपी की चाहत है। वो आज भी कहें तो वो चाहेगी पूरे देश के हर राज्य में वो शासन करे, वो देश में शासन करे, नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहें, ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन सच्चाई धरातल की क्या है, आप देख के आए हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं। यही बात है मुख्य राजीव जी की बीजेपी ने कोशिश बहुत की है। उनकी बीजेपी के दो बड़े दांव हैं, उसकी भी चर्चा करना आवश्यक है कि उनके दांव क्या हैं। एक डिलिमिटेशन का फायदा बीजेपी ने उठाने की कोशिश की है, और डिलिमिटेशन में जम्मू क्षेत्र में सीटें ज़्यादा बढ़ी हैं। पहली बार वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब सीटें आई हैं, जिसमें से 6 सीटें जम्मू रीजन में हैं। शेड्यूल कास्ट सीटें हैं 7, वो भी 7 की 7 जम्मू रीजन में है। पिछले इलेक्शन में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटें। इस बार मामला बहुत फंसा हुआ लगता है। बीजेपी का गैम्बल क्या है कि पहली बार वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोग काफ़ी हैं, या गोरखा, उनको पहली बार असेंबली में वोटिंग राइट मिला है, वो वोट आज डाल रहे हैं। बीजेपी की उम्मीद इन लोगों पर है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी की इमेज दलित समाज में, उनका मैसेज बहुत गहरा गया है। तो इस बार जो पिछली बार बीजेपी ने शेड्यूल कास्ट सीटें 7 की 7 जीती थी, इस बार बहुत मुश्किल लगता है कि वो 7 की 7 क्या, अगर मान लीजिए कि 50-50 भी हो जाए। बीजेपी ने 7 शेड्यूल कास्ट रिजर्व में से कैंडिडेट दिए, कांग्रेस ने 6 दिए और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा है, एक कैंडिडेट। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब सीटों में भी उन्होंने पहाड़ी समाज को इंक्लूड किया है, जिससे बहुत नाराजगी है गुज्जर समाज में, बहुत नाराजगी है बकरवाल समाज में। वो दोनों समाज कैसे वोट करेंगे वो भी देखना होगा। उसमें से एक ही सीट आज पोलिंग में है, बाकी 6 सीटों पर चुनाव हो चुका है। बीजेपी के गैम्बल यही हैं कि जो पूर्व एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं, चाहे वो सज्जाद लोन है, चाहे वो इंजीनियर राशिद है, उनके ऊपर, और दूसरे की बीजेपी का कैंपेन बड़ा रोचक रहा। कि आप देखिए कि बीजेपी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया, न अमित शाह ने न मोदी ने। पूरे देश में ये कश्मीर को बेचते हैं, वहां पे 370 का नाम नहीं लिया उन्होंने। वहां पे स्टेटहुड की बात बड़े शर्मा की है, मैनिफेस्टो में उसको भी गोल करके के साथ बता रहे थे। तो बीजेपी का वहां पे ये देश की जनता को समझने की बात है कि बीजेपी कश्मीर का चुनाव कैसे लड़ती है और बीजेपी देश के बाकी हिस्सों में कश्मीर को कैसे भुनाती है। वहां इनको कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है। और 370 हटने के बाद कम से कम 14 कश्मीरी पंडित आतंकवादी घटनाओं में मारे गए। हम आप गए थे उन मंदिरों में, बंकर बना दिए गए हैं वो। मैं पहले भी गया था, 370 हटने के बाद भी गया था, वो मंदिर एकदम खुले हुए थे।
आज वो उसमें कटीले तार लगे हुए हैं, एक छोटा सा रास्ता है, वहाँ जाइए, मोबाइल नंबर दीजिए अपना, रजिस्टर में एंट्री लिखाइए, आई कार्ड दिखाइए, तब आपको मंदिर में 2 सुरक्षाकर्मी साथ में ले जाएंगे अपने। ये स्थिति है। लेकिन कश्मीरी पंडित का नाम लेने में घबराहट होती है बीजेपी के नेताओं को। कश्मीर वैली में या जम्मू रीजन में, वहां ये उनका नाम नहीं लेते हैं। तो बीजेपी का गैम्बल उन्होंने कश्मीर में, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत गंभीरता से बीजेपी ने चुनाव लड़ा। जिस तरह से इंजीनियर राशिद की जमानत हुई है, और देखिए जमानत देना कोर्ट का काम है, लेकिन जमानत का विरोध कैसे किया जा रहा है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उस पर निर्भर करता है कि जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इंजीनियर राशिद की जमानत में प्रोसिक्यूशन ने, जो सरकार का पक्ष है, उन्होंने बहुत विरोध नहीं किया उसका, जमानत पे बाहर आ गए वो। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इलेक्शन के बीच में हरियाणा में राम रहीम की पेरोल जो है वो हो जाती है, उनको फर्लो मिल जाता है, फिर उन्होंने पेरोल की अर्जी दी है। 5 तारीख के हरियाणा के इलेक्शन के पहले भी राम रहीम की पेरोल की अर्जी गई है राजीव जी। तो बीजेपी इन सब माध्यमों से चुनाव लड़ती है, ईडी, पेरोल, पूर्व अतिवादी नेता, इन सब के माध्यम से चुनाव लड़ती है। हम आप साथ में थे जब इंजीनियर राशिद की पार्टी के कैंडिडेट याशीर ऋषि से का इंटरव्यू किया था, उन्होंने आपके इंटरव्यू में कहा कि अगर वो जीतेंगे तो बीजेपी का समर्थन करेंगे अगर सरकार बनेगी तो। जी, ये बात तो आज की तारीख में पीडीपी के लोग भी नहीं बोलते। उन्होंने कैमरे के सामने ये बोला। अब आप देखिए कैसा खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। इंजीनियर राशिद भी 370 पे अब बहुत गंभीर नहीं लगते, उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा। तो इन सब तरीकों से बीजेपी वहां पे किसी तरीके से सत्ता में आना चाहती है, और अगर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण अडानी अंबानी का ही कारण होगा, और कोई कारण नहीं होगा जी। तो मैं इससे ये इन्फ्लुएंस निकालता हूँ कि बीजेपी की हरियाणा में गंभीरता कम है, जम्मू कश्मीर में गंभीरता बहुत है। जिस तरीके से बी पार्टियां खड़ी की गई हैं, जिस तरीके से प्रचार हुए हैं और ताकत लगाई है बीजेपी ने, उससे लगता है कि बीजेपी का वहां पे कोई बहुत गहरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और अगर सरकार नहीं बनेगी तो भी आसान रास्ता अगली सरकार के लिए नहीं होगा। बिल्कुल वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वैसे ही काम करेंगे जैसा आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हाल भी कहीं ऐसा ना हो जैसा दिल्ली का हाल है, यानी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे रोड़े अटकाते हैं, क्या वैसा ही वहां होगा अगर एनसी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो, या बीजेपी के समर्थन के बिना या बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो जम्मू कश्मीर का हाल क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आज 40 सीटों पे जो मतदान हो रहे हैं, जिसमें 415 कैंडिडेट हैं, ये किसके, इसमें से किसका भाग्य जो है वो खुलेगा, किसके भाग्य का पिटारा खुलेगा और किसके भाग्य का पिटारा बंद हो जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, पहले 83 थी सीटें और 7 सीटें बढ़ा दी गई। जम्मू रीजन की 6 सीटें और 1 सीट उधर कश्मीर की बढ़ाई गई, लेकिन जम्मू की 6 सीटें बढ़ाकर कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर अपनी दाल गलाने की कोशिश में, क्योंकि उधर पहाड़ पे दाल, ऐसे भी आप साइंस के स्टूडेंट अगर रहे हो तो आप जानते हैं पहाड़ों पे प्रेशर की कमी के कारण दाल गलाना बहुत मुश्किल होता है, और बीजेपी की दाल वहां नहीं गल रही है। दूसरी तरफ क्योंकि 19 कैंडिडेट ही उतारे हैं इसलिए भी, लेकिन दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर नेता को
समर्थन देना, और बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं, बीजेपी की तरफ से समर्थन अघोषित रूप से ही सही, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी और एनसी का यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, एक मजबूत गठबंधन जो जम्मू कश्मीर में भी यानी जम्मू रीजन में भी और कश्मीर में भी दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। जैसे प्रियंका गांधी की सभा को ना होने देना, प्रियंका गांधी की 2 सभाएं थी जिसमें से एक ही सभा होने देना और एक जगह उनके हेलीकॉप्टर को, चॉपर को ना उतारने देना, ये सब, राहुल गांधी की सभा भी एक सभा कैंसिल करवा देना, ये सब कहता है कि कहीं ना कहीं डर का वातावरण है। लेकिन प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, कि जैसे यहां पर हथियार डाल दिए हरियाणा में बीजेपी ने, वैसे वहां वो हथियार नहीं डाली, या हो सकता है कि पहले चुनाव करवाने का वो फायदा उठा रही हो, लेकिन अब आज जब मतदान खत्म हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट आने में अभी जो 7 दिनों यानी 1 सप्ताह का समय है, अगले मंगलवार को रिजल्ट है। किसका होगा मंगल, ये हम उस दिन जानेंगे। लेकिन आज जो मंगलवार है और आज के बाद अगले मंगलवार के बीच में क्या कुछ होगा, इस बीच एक चीज तो ये होना है कि इधर हरियाणा में चुनाव होने हैं, लेकिन गड़बड़ घोटाला तो नहीं होगा, ये जनता पूछती है। ईवीएम पर भरोसा करने वाले या भरोसा नहीं करने वाले लोग दोनों पूछते हैं, इसलिए ईवीएम पर पैनी निगाह रखिए। जो जम्मू कश्मीर से जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को और सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ईवीएम पर जरूर अपनी निगाह बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के कई लोग, दुनिया के कई देश ईवीएम से भरोसा उठा चुके हैं, उनका भरोसा उठ चुका है और वो बैलेट पेपर की तरफ आ चुके हैं। ये एक लंबी लड़ाई है जिसे लड़नी होगी, खासकर पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे वो सत्ता में रहें या सत्ता के खिलाफ रहें यानी विपक्ष में रहें। ये एक यानी कि चुनाव सुधार और उसमें भी निष्पक्ष चुनाव, एक और शांतिपूर्ण चुनाव, ये सारी चीजें जब चुनाव को लेकर होती हैं बातें तो वो होनी चाहिए, होंगी भी। लेकिन इन सब के बीच क्या आज जब जम्मू कश्मीर में 40 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिनमें से आज एक कहें तो यहां से एक निर्णायक भूमिका होगी आज के चुनाव में मतदाताओं की, इसलिए भी क्योंकि इसके बाद सरकार किसकी बनेगी वो तय कर देंगे। और अभी से थोड़ी देर पहले हमारे 2 साथी, एक गुलमर्ग से और दूसरे इधर बांदीपोरा से जुड़े हुए थे, जहां दोनों जगहों पे, दोनों एरिया में पोलिंग हो रही है, वहां का सूरत हाल बता रहे थे। हमारे 2 साथी इधर जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी और समीर जी, दोनों जुड़े हुए हैं। समीर जी, एक बार जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। और इधर तीसरी बात एक और बता दो, लद्दाख का आपको बता ही दिया कि सोनम वांगचुक जो आ रहे थे लद्दाख से अपने 150 साथियों के साथ, उनको बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया, सिंगू बॉर्डर पे। और ये क्या मैसेज देता है आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लद्दाख की और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए, माहौल पैदा करने के लिए काफी है, और यह भी उस समय जबकि चुनाव का वक्त है, हरियाणा और आज चुनाव हो रहे हैं उधर जम्मू कश्मीर में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज राहुल गांधी की आज दूसरी यात्रा है उनकी, पहले दिन की यात्रा कल हो गई, अंबाला से कुरुक्षेत्र तक, आज सोनीपत तक की उनकी यात्रा होगी, और इस यात्रा को कवर कर रही है हमारी टीम, और उन तक भी हम पहुंचाएंगे, और इस यात्रा में जो कुछ चल रहा है पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी से ठीक 1 घंटे बाद ब्रेकिंग न्यूज लेकर आएंगे। समीर जी हमारे साथी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उनके साथ भी जुड़िएगा। लेकिन समीर जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, बहुत कुछ हम यहां बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 और 370 जब जम्मू कश्मीर के अंदर की हम बात करते हैं तो कुछ और दिखाई देता है, बाहर बात करते हैं तो कुछ और दिखाई देता है। इस पर हम दोनों यानी मैं और प्रशांत जी, हम लोग इस पर काफी चर्चा लाल चौक से कर चुके हैं, श्रीनगर से। लेकिन यहां आप चूंकि युवाओं के बीच भी रहते हैं, 370 को लेकर यहां दिल्ली में आसपास मैदानी क्षेत्रों में क्या कहते हैं लोग? जी बिल्कुल, 370 को लेकर अगर आप चाहे दिल्ली में रहने वाले कश्मीर के लोगों से मिलें या फिर वहाँ पर जम्मू कश्मीर के इलाकों में मिले, तो 370 को लेकर कम ही लोग, ऐसे बहुत गिने चुने लोग होंगे जो कि उसके समर्थन में हो। यानी वहाँ पर जो स्टेट को ख़त्म करके और उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, अभी साथ जो अपने साथी जुड़े हुए थे वो लोग भी बता रहे थे, उसको लेकर वहाँ के सभी लोगों में नाराज़गी है, वो चाहे किसी भी समुदाय के हों, चाहे वो किसी भी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर ही क्यों न हो, ऐसे लोग भी इस बात को लेकर पार्टी से बहुत खुश नहीं रहते हैं। वो निश्चित तौर पर जो दिल्ली में रह रहे हों, बाहर रह रहे हों वो हों, और चाहे वहाँ पर हों।
तो इसका तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन यह है कि अब तमाम और भी चीज़ें हैं और फैक्टर्स हैं, और जिस तरह से जब ये डिलिमिटेशन किया गया उसके पीछे भी मकसद यही था कि कैसे जम्मू के इलाके की सीटें बढ़ाई जाए, उसमें सफल भी रही सरकार भारतीय जनता पार्टी। अब ये देखना है कि कैसे उसका फ़ायदा इनको मिल पाता है। जो तमाम चीज़ें की हैं, जो प्रशांत जी भी कह रहे थे कि बहुत सारे निर्दलीयों को जो मैदान में उतारा गया है, उतरे हैं निर्दलीय, उनको कैसे बैकडोर से सपोर्ट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये सारी चीज़ें कितना असर डालती हैं। लेकिन 370 को लेकर वहाँ के लोगों में जो एक सोच है वो सब में एक जैसी ही दिखाई पड़ती है, यानी राज्य का एक जो पूर्ण दर्जा ख़त्म करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाना, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई है। ये आप चाहे वहाँ बात करिए, चाहे वहाँ के लोगों जो बाहर रह रहे हैं वहाँ लोगों से आप बात करिए, यही पता लगेगा। जी, पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करना यानी यूटी में तब्दील करना, और दूसरा 370 को खत्म करने की बात हो, चाहे इन दोनों मसलों पे कहां बीजेपी क्या यहां पर फंसी हुई है। जरा एक बार जल्दी से प्रशांत जी एक कमेंट आपसे भी कि क्या 370 पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में फंसी हुई है? देखिए, 370 का असर पूरे जम्मू कश्मीर में है। वैली में ज़्यादा मुखर रूप से है, जम्मू में उतने मुखर रूप से नहीं है, लेकिन है। ये बहुत मिसकंसेप्शन है, ये गलतफहमी है बहुत सारे लोगों को कि जम्मू के हिंदू 370 हटाने के पक्ष में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नुकसान उनका भी हुआ है। और बल्कि अगर ये लंबे समय तक आप देखिएगा, उनको रियलाइज़ किया उन्होंने कि नुकसान उन्हीं का होगा, क्योंकि जो दिल्ली का या कहीं और का जो बिजनेसमैन है, जो वहाँ ज़मीनें खरीद के बिजनेस करेगा और स्थानीय बिजनेस को एक कंपटीशन देगा, बाहर से ज़्यादा पूंजी लगाएगा, ज़्यादा तौर तरीके अपनाएगा, पहाड़ी लोग सीधे होते हैं, उनको उनके ऊपर वो डोमिनेट करेगा, वो कश्मीर वैली में नहीं कर पाएगा। उसका निशाना जम्मू ही होगा। कश्मीर वैली में वो अभी भी उनको डर लगेगा, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वो रीजन है। लेकिन यहाँ पे उनको जो है उनके लिए मुफीद है, उनके लिए आसान है। इसलिए जम्मू के क्षेत्र, जम्मू के लोगों को ज़्यादा खतरा है 370 के डायल्यूट होने या हटने के बाद, और इसका रिएक्शन वो लोगों को समझ में आ गया है। दूसरी बात कि बीजेपी आप देखिए कि बी टीम को भी कैसे कंट्रोल करती है। गुलाम नबी आज़ाद गए कांग्रेस से, पार्टी बनाई गई उनकी पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए। उसके बाद जैसे इंजीनियर राशिद को बेल मिली और इंजीनियर राशिद की एक अपील दिखाई दी वहाँ पे, तब गुलाम नबी आज़ाद बीमार पड़ गए और उन्होंने कैंपेन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। एक आध जगह गए केवल। उनको भी कहा गया कि आप पीछे हटिए, इंजीनियर राशिद को जगह दीजिए। तो बी टीम को भी मैनेज किया जा रहा है जी। लेकिन फिर अभी ये देखना होगा राजीव जी कि इंजीनियर राशिद की अपील जेल में रहते हुए कैसे थी और जेल में बाहर आने के बाद कैसी थी। लोगों में ये संदेश बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के साथ या केंद्र सरकार के साथ सांठगांठ करके वो बाहर आए हैं, और इस बात को कश्मीरी लोग बहुत ही खराब निगाह से देखते हैं। उनका विश्वास दिल्ली की सत्ता पे नहीं रहता है, और अगर दिल्ली की सत्ता से कोई समझौता कर रहा है तो उनका जो शक है, उनका विश्वास इंजीनियर राशिद पे कम हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, हाल के इंटरव्यूज आप देखिए, इंजीनियर राशिद 370 पर क्या बोल रहे हैं, उनकी भाषा बदल चुकी है। सारा जोश उनका ठंडा पड़ गया। जमानत में बाहर आने के बाद तो जोश और ज़्यादा होना चाहिए, जैसे संजय सिंह का या अरविंद केजरीवाल का या मनीष सिसोदिया का जोश बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इंजीनियर राशिद का जोश जमानत के बाद ठंडा होता दिखाई देता है। तो अब देखते हैं कि इनको बीजेपी की कितनी मदद कर पाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत मदद बीजेपी की वो लोग कर नहीं पाएंगे, और पीडीपी जैसा हम लोगों ने खुद देखा था वहाँ पे, पीडीपी बहुत ज़्यादा
आप कहें कि लोकसभा के इलेक्शन में दिखाई दे गया था, विधानसभा के इलेक्शन में भी पीडीपी की रिकवरी होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती पीछे गई हैं स्ट्रेटेजिक तौर पे, उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया है जो ज़्यादा वोकल है। लेकिन देखिए, ट्विटर फेसबुक में वायरल हो जाना और जनता में अपील लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ट्विटर मतलब वायरल हो जाना और अपील आपकी जनता तक पहुंचे, दोनों में बहुत फर्क है। और इस वक्त जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप अपने ऊपर उन चीज़ों को हावी होते हुए देखते हैं जो आप तक पहुंच पाए हैं। और इसमें इल्तिजा मुफ्ती कितना सफल हो पाई हैं या असफल रहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उनकी पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी उसके आधार पर कहा जा सकता है। लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती 2014 के अपने रिजल्ट को रिपीट कर पाएंगी, यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है यानी फाइट दे रहा है। तीसरा सवाल महत्वपूर्ण कि बीजेपी इन दोनों अलग अलग दलों को और खासकर एनसी, और क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा अगर हमला कहीं बोला है तो वो एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी, और साथ में कांग्रेस जिसमें गांधी परिवार, इन दोनों पर हमला ज्यादा बोला है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? एक आखिरी बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि जो मेरा आकलन है जम्मू क्षेत्र में, अगर बीजेपी, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस बार साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें दी हैं, जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होता है, जिसकी उम्मीद लग रही है, राहुल गांधी ने भी ऐसी अपील की है, अगर ऐसा होता है तो मेरा आकलन है कि बीजेपी जम्मू क्षेत्र में 15-16 सीट से आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब ये आकलन कितना सही है कितना गलत है 8 तारीख को हम देखेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की अपील और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों के जो वोटर्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं, यानी वोट शिफ्ट होना जिसको कहते हैं, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और दोनों के बीच जो तालमेल हम लोगों को दिखाई दी, उस तालमेल के दम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त, बहुत ही शानदार लोकसभा चुनाव में वहां परफॉर्म किया। रिजल्ट उनका आपने देख लिया, 43 सीट्स दोनों मिलकर ले आए। क्या ऐसा ही जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच के गठबंधन को लेकर प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, प्रशांत जी की बातों में दम है, यह तय मानिए। और ऐसा अगर होता है तो फिर बीजेपी शायद 15 सीट भी क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन 43 सीटों के साथ जम्मू रीजन में चुनाव लड़ने वाली भाजपा के सामने आज भी अपने अस्तित्व का खतरा क्यों है, इस पर आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, क्योंकि अभी से ठीक 45 मिनट बाद हमारे साथी समीरात्मज मिश्र स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके सामने हैं। ये लेकर आएंगे ब्रेकिंग न्यूज। और उधर हरियाणा में बहादुरगढ़ से जहां पकौड़ा चौक है वहां से राहुल गांधी की यात्रा निकल चुकी है। उनकी यात्रा सोनीपत तक जाएगी और ये हाइब्रिड यात्रा है और अलग अलग पड़ाव में राहुल गांधी अलग अलग जनसमूहों को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन ये आखिरी कील है बीजेपी के लिए शायद हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बीच सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी वो भी बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती नरेंद्र मोदी ने आज कर दी है, उनकी सरकार ने कर दी है, ये माना जा रहा है। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समीरात्मज मिश्र जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़े हुए थे, जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद सीधे अब न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज, अभी से थोड़ी देर बाद यानी 12 बजे आप जुड़िए समीरात्मज मिश्र के साथ और देखिए। और इसके अलावा हमारी टीम बुशरा खानम के साथ पहुंची हुई है राहुल गांधी की उस यात्रा में, और तब तक हम उसी ब्रेकिंग न्यूज में लेकर आएंगे राहुल गांधी की उस यात्रा को भी। तो जुड़िएगा, राहुल गांधी की यात्रा की पल पल की खबर और क्या कुछ चल रहा है वो आप देखिए समीर जी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।